हेलो, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी जैव वैज्ञानिकों का अपने बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों में मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल में विवरण दिया, फर्टिलाइजेशन से लेकर प्रेगनेंसी तक और प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग सप्ताह में होने वाले अंगों के निर्माण से संबंधित जो भी परिवर्तन था उसका हमने स्टडी किया। अब आज हम लोग प्रेगनेंसी की समाप्ति के बाद चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया यानी पार्चुरेशन की क्रिया और लैक्टेशन की क्रिया का अध्ययन करेंगे। पार्चुरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड पार्चुरेशन, यानी संतान उत्पत्ति की जो क्रिया है उसे पार्चुरेशन कहा जाता है। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिमेन्स हाई। आपको बताया जा चुका है कि प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा से बनने लगता है और यही प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला एंडोमेट्रियम की दीवार के मोटापे को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। लेकिन 7वां महीना आते आते प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। अब इस समय एस्ट्रोजन की मदद से यूटेरस के मसल्स की दीवार में फैलने सिकुड़ने का गुण यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ यूटेराइन मसल्स ये इंक्रीज करता है, यानी अब ये मसल ज़्यादा फैल सिकुड़ सकते हैं। अब जब प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे घटने लगता है तो 9 मंथ 10 डेज ये प्रेगनेंसी का पूरा काल है। लोग भले इसे 9 महीना सीधा सीधी जोड़ते हैं, तो इसकी कमी के कारण प्लेसेंटा धीरे धीरे ब्रेक करने लगता है, टूटने लगता है। तो टूटने वाले सेल्स से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के फैटी एसिड के बने हार्मोन्स का एक ग्रुप रिलीज होता है। यह दर्द उत्पन्न करने वाला हार्मोन है, पेन कॉजिंग हार्मोन है। तो इस तरह से लेबर पेन का प्रारंभ होता है। अब इस दर्द के पहले की स्थिति है कि सर्विक्स का मसल्स जो ग्रीवा है यूटेरस और बाहरी रास्ते के लिए, उस सर्विक्स का मसल सॉफ्ट होने लगता है जिससे कि यह फैल सके, खींच सके। अब दर्द के कारण ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड होकर निकलना शुरू करता है। यह हार्मोन यूटेरस में अंदर की ओर, अंदर वाले हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने की क्रिया उत्पन्न करता है, लेकिन आगे के हिस्से में यह रिलैक्सेशन यानी ढीलापन की क्रिया करता है। एक्चुअली कोई हार्मोन सभी जगह पर एक समान रूप से काम नहीं करता है। तो अंदर की ओर दबाव बढ़ने से अंदर से बाहर की ओर एक दबाव बनता है और बाहर ढीला होगा, लूज होगा, तभी बाहर का हिस्सा फैल सकेगा। अब इसी समय ओवरी और प्लेसेंटा, मुख्य रूप से यहाँ पर प्लेसेंटा से रिलैक्सिन नाम का एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है। कमर की हड्डी का जो सामने वाला हिस्सा है, कमर की हड्डी को बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। तो उसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये 3 हड्डियां होती है। तो यह प्यूबिस दाएं बाएं से आकर एक दूसरे से लिगामेंट के मदद से जुटी रहती है। तो यह रिलैक्सिन इस लिगामेंट को ढीला कर देता है, जिसके कारण दबाव पड़ने पर यह प्यूबिस नाम का बोन दोनों ओर अलग अलग दूर दूर हटता चला जाए। बाय इंक्रीजिंग इंटरनल प्रेशर
pubic symphysis move apart through which the birth canal can be formed. तो संतान उत्पत्ति के लिए जो रास्ता बनना चाहिए वो है बर्थ कैनाल कहलाया, और वह इन दोनों हड्डियों के दाएं बाएं सिकुड़ने से, फैलने से या फिसलने से बनता है। तो सबसे पहले सर्विक्स का डायलेशन होता है। इतना डायलेशन होना चाहिए, इतना लूज होना चाहिए कि वह हेड के आकार का हो सके, यानी 4, 5 या 6 इंच तक इसका फैलाव हो सकता है। अब ये प्रोसेस पहली प्रेगनेंसी में 8 घंटे से 12 घंटे तक लंबी हो सकती है। पहली बार जो दर्द उठता है वह लगभग 2 घंटे तक रहता है। जब बच्चा बाहर से दिखने लगे तो तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, कोई एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अब डिलीवरी होने में पहले संतान में काफ़ी समय लग जाता है, 2 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बाद में दूसरे तीसरे संतान में मुश्किल से 1 घंटे में डिलीवरी की सारी क्रिया पूरी हो जाती है। अब जब डायलेट कर जाता है यह सर्विक्स पूरी तरह से, तो इसके अंदर जमा म्यूकस जो रास्ते को बंद किए रहता है, यानी म्यूकस प्लग के रूप में रहता है जमा हुआ, वो उसको ठेल करके अंदर के दबाव के कारण उसको पुश करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह दबाव के कारण ही बच्चे को जो चारों ओर से एक थैला एमनियोटिक मेम्ब्रेन घेरे रहता है, उसमें एक गाढ़ा तरल पदार्थ एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, तो वह मेम्ब्रेन फट जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। इसी तरल पदार्थ में, एमनियोटिक फ्लूइड में फिसलते हुए वह बच्चा यानी फीटस बाहर निकलता है। तो एक सामान्य नॉर्मल डिलीवरी में पहले हेड बाहर आता है। इस समय हेड का पिछला हिस्सा सबसे पहले नज़र आता है, और थोड़े से भी नीचे की ओर दबाव बढ़ाने से इस समय वुमेन अगर अपनी इच्छा से नीचे की ओर दबाव बढ़ाए तो बच्चा बाहर निकलने लगता है। तो जैसे ही हेड बाहर आ जाए उस बच्चे को पकड़कर आराम से बाहर निकाला जा सकता है। अब इसका अम्बिलिकल कॉर्ड को, नाभि को 2 जगह से बांधकर काट दिया जाता है, बीच से काट दिया जाता है। लगभग आधे घंटे में यूटेरस की दीवार सिकुड़ती है और प्लेसेंटा का बाकी हिस्सा भी बाहर आने लगता है, या उसको धीरे धीरे बाहर खींच लिया जाता है। तो इस तरह संतान उत्पत्ति की क्रिया पूरी तरह संपन्न होती है। अब न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया ने चाइल्ड बर्थ के लिए एक एनिमेशन दिया है यूट्यूब पर। चूँकि यह एकेडमिक पर्पस है, कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, इसलिए मैं न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया का आभारी हूँ और उनके वीडियो को अपने छात्रों और बायोलॉजी के शिक्षक मित्रों से शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए कि यह किस तरह से चाइल्ड बर्थ होता है इस वीडियो में। During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes and lower back pain and cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix, falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of stage 2 of labor, which usually lasts from 20 minutes to 2 hours, your cervix is fully dilated to 10 centimeters. And your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal.
Your doctor or midwife will instruct you to push during your contractions and rest between them. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the baby to pass through. When the top of your baby's head appears, or crowns, your doctor may make a small cut, called an episiotomy, to enlarge the vaginal opening. Then, your doctor or midwife will give you instructions on how to push your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass through the birth canal. Your baby's shoulders are delivered one after the other in order to fit through your pelvis. Once the shoulders emerge, the rest of your baby slides out easily. After your baby is born, his or her umbilical cord will be cut. In stage 3 of labor, which may last 5 to 30 minutes, mild contractions will help push the placenta out of the uterus. During this stage, you and your baby may begin bonding through skin-to-skin contact and breastfeeding. तो अब हम लोग चाइल्ड बर्थ के बाद लैक्टेशन की क्रिया को देखें। लैक्टेशन का दो पक्ष है, दो एस्पेक्ट है। पहला मिल्क का निर्माण, दूध का निर्माण, और दूसरा दूध का स्राव, सिक्रीशन। तो दूध के निर्माण की क्रिया को प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन कंट्रोल करता है, जबकि मिल्क के निकलने की क्रिया को ऑक्सीटोसिन, वही ऑक्सीटोसिन जो चाइल्ड बर्थ में मदद कर रहा था, वह मिल्क के सिक्रीशन में भी मददगार होता है। अब प्रारंभ से जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी पीरियड में, वह एस्ट्रोजन के कारण होता है। मेमरी ग्लैंड का आकार बढ़ता है, उसमें फैट की मात्रा बढ़ती है, लेकिन उसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन इसका एक्स्ट्रा विकास कराता है, यह एकदम फुल नज़र आता है। उसका मुख्य कारण है कि इसके अंदर जो मिल्क बनाने वाले एल्वियोलाई हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, नलियों की संख्या बढ़ती है, और उसके अलावे फैट भी डिपॉजिट होता है उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू या स्ट्रोमा में। अब चाइल्ड बर्थ के पहले जो दूध की नलियां हैं महीन महीन, उन सब में कुछ मिनरल सॉल्ट इत्यादि जमा रहता है, इसलिए नलियां बंद रहती हैं। और मेमरी ग्लैंड में निपल्स के नीचे एक ब्लू ग्रीन रिंग सा नज़र आता है, उसके अंदर गोल चक्र में स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं। एरियोला कहलाता है यह, वह सिकुड़ा हुआ रहता है, इसलिए मिल्क नहीं निकल पाता है। इस ग्लैंड के विकास में अन्य कई हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इंसुलिन इत्यादि मददगार हैं। अब ये दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एल्वियोलाई की संख्या बढ़ाया, फैट डिपॉजिट कराया, और फाइनली यह मिल्क बनाने के लिए तैयार हुआ। तो कैसे? तो अंतिम सप्ताह में इसमें सिक्रीशन शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय सिर्फ प्रोटीन और लैक्टोज निकलता है, फैट नहीं बनता है, इसलिए यह पूर्ण रूप से मिल्क जैसा नहीं होता है। लेकिन उसके बाद इसमें फैट बनना भी शुरू हो जाता है। तो पहले मिल्क को कहा जाता है कोलोस्ट्रम,
इसमें प्रोटीन, लैक्टोज, फैट के अलावे IgA ग्रुप का एंटीबॉडी भी पाया जाता है। इस एंटीबॉडी के कारण कोलोस्ट्रम बच्चे का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से बचाव करता है। इसलिए पहले दूध को, कोलोस्ट्रम को फेंकना नहीं चाहिए। यह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब फॉली ने अपना एक डबल थ्रेशोल्ड थ्योरी दिया। उसके अनुसार जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जब एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है तो मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है। हम दूसरी तरह से समझें कि जब तक प्रोलैक्टिन हाई रहता है, एस्ट्रोजन लो रहता है, और जब प्रोलैक्टिन कमता है तो एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। अब लेबर पेन के ठीक पहले अचानक जब सेल्स टूटते हैं तो प्लेसेंटा के सेल्स में जितना जमा प्रोजेस्टेरॉन था अचानक निकल जाता है, और फिर इसकी मात्रा तुरंत घट जाती है। यह अचानक प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना एक विशेष जीन को एक्टिवेट करता है जो फॉलिकल्स के एपिथेलियल सेल में प्रोलैक्टिन रिसेप्टर प्रोटीन का निर्माण कराता है। तो जब प्रोलैक्टिन रिसेप्टर प्रोटीन बन जाएंगे तभी यह ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन से रेस्पॉन्ड करेगा, उसके आने पर मिल्क बनाना शुरू करेगा। अब लगातार मिल्क बने, इसके लिए बच्चे का लगातार दूध पीना भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि गाय भैंस का बच्चा मर जाता है तो उसके स्किन में भूसा भर के एक नकली बच्चा बना दिया जाता है, और लगभग 1 महीना तक वह गाय भैंस दूध उत्पन्न करते रहती है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि यह बच्चा मेरा मरा हुआ है, ये जिंदा नहीं है, मिल्क बनना बंद हो जाता है। अब जब बच्चा माँ के दूध में मुंह लगाता है तो अपने होठ को एरियोला में चिपका कर दूध को चूसता है, खींचता है, जिससे कि वो बाहर आता है। दूध पीते समय एक पॉजिटिव रिफ्लेक्स बनता है, एक अंतर संवेदना बनती है, जिसके कारण ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है और वह मेमोरी ग्लैंड का दबाव अंदर से बढ़ा देता है, तो आराम से दूध बाहर निकलने लगता है। अगर किसी कारणवश आराम से दूध बाहर नहीं निकल रहा हो तो माँ को चाहिए कि अपने हाथ से दबाव बढ़ाकर मिल्क को बाहर निकालें। 1-2 दिन 3 दिन के बाद धीरे धीरे जब सारे रास्ते खुल जाते हैं तो फिर मिल्क सिक्रेशन में कोई परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ एक बात कहना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अपने बच्चे को माँ अगर दूध पिलाती है तो यह न सिर्फ बेबी के लिए बल्कि माँ के लिए भी लाभदायक है। बेबी के लिए इस तरह से लाभदायक है कि प्रत्येक दूध की बनावट उस बच्चे के उम्र के साथ ज़रूरत जो पड़ता है, कौन सा मिनरल चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, यह प्रकृति ने तय कर दिया है। यह जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। इसलिए कोई भी नकली दूध माँ के दूध का प्रतिरूप नहीं बन सकता है, उसके बदले में नहीं पिलाया जा सकता। माँ के लिए भी यह इसलिए फायदेमंद है कि जब तक दूध बनता है तब तक मेमोरी ग्लैंड बड़ा और भरा हुआ दिखेगा, और नहीं तो वह सॉफ्ट होकर झुक जाएगा तो लगेगा कि जैसे बुढ़ापा आ गया हो। तो अपना दूध पिलाना माँ के लिए शर्म नहीं बल्कि गर्व की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो माँ गर्व से, प्रेम से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसका प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहता है और FSH लेवल लो रहता है। इसके कारण नया साइकिल
शुरू होने में 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाता है। इस तरह प्राकृतिक रूप से 2 बच्चों के बीच 2.5-3 साल का गैप बन जाता है। तो दूध पिलाने से एक तरह से कहिए कि बर्थ कंट्रोल की क्रिया भी होती है। अगर कभी बुखार से, किसी अन्य बीमारी से, मानसिक परेशानी से दूध का बनना रुकने लगे, कम हो जाए, तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कोई क्रोनिक खासकर वायरल डिजीज हो तो माँ बच्चे को दूध ना पिलाए, क्योंकि कई वायरल इन्फेक्शन दूध के द्वारा भी माँ से बच्चे में जा सकता है। तो जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक माँ को अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।